हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा आवरण फिर डॉट डॉट को प्रदान किए जाते हैं, मतलब खाली स्थान की पूर्ति करनी है आपको। ठीक है, तो सामूहिक स्वास्थ्य बीमा आवरण जो है कारपोरेट को प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि जहां एक प्रस्ताव फार्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, बीमा कंपनी डॉट डॉट में जानकारी दर्ज करेगी। तो आपको याद रखना है, बीमा कंपनी अनुबंध में जानकारी दर्ज करेगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, एनबीएफसी के लिए सही विस्तारित रूप चुने। तो आपको याद रखना है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। यहां पर आपका बी ऑप्शन से होगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। ऊपर वाला मतलब ए ऑप्शन में गैर बैंकिंग वित्तीय निगम है, ठीक है, बट निगम ना होकर के क्या होगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जोखिम निरीक्षण आमतौर पर डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जोखिम निरीक्षण जो है आमतौर पर इंजीनियर या फिर विशेषज्ञ के द्वारा जो है किया जाता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा, आरबीआई। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बीमा विनियमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो बीमा विनियमन का मुख्य उद्देश्य जो है पॉलिसी धारक की रक्षा करना है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पॉलिसी धारक की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 डॉट डॉट के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित करता है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, धारा 39। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब बीमा अधिनियम 1938 के मतलब धारा 39 के तहत बीमा पॉलिसियों के नामांकन के लिए नियम निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक अनुबंध के तहत बीमा कंपनी की देयता को सीमित करने के लिए एक बीमा अनुबंध में क्या उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वारंटियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
कि इनमें से कौन सा दावा केवल नामिती या फिर समानुदेशिती को देय हो सकता है। तो आपको याद रखना है मृत्यु दावा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना में होने वाली मौत के मामले में दावे के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो आपको याद रखना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 में डॉट डॉट करके आगे पढ़ना है आपको। एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, याद रखिए आप, यहाँ पर दावा भरा जाएगा। मतलब दावा एक मांग है, ठीक है, कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वादे को पूरा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विवाहिता महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की कौन सी धारा एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पत्नी और बच्चे को लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है। तो आपको याद रखना है धारा 6, सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इनमें से कौन सा देश का बुनियादी बीमा कानून है जो भारत में बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। बीमा अधिनियम 1938। मेरे कहने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, तैयार आपको पूरा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि उस विकल्प की पहचान करें, यहां पर आपको उस विकल्प की पहचान करना है जिसे एक वैध अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रमेश कम भाव पर अपने मित्र से कोई संपत्ति खरीदता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था कि उस विकल्प की पहचान करना था जिसे एक वैध अनुबंध के रूप में देखा जा सकता है। तो रमेश कम भाव पर अपने मित्र से कोई संपत्ति खरीदता है, मतलब कम भाव पर। अच्छा चलो बी और सी और डी ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बी ऑप्शन में कहा है रमेश एक अनुबंध में प्रवेश करता है जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो भाई जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो रमेश एक अनुबंध में प्रवेश करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन में क्या है, रमेश एक अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, ठीक, एक अधिकारी को रिश्वत देता है, ये भी सही नहीं है, रिश्वत का नाम लिया तो फिर सही नहीं है। डी ऑप्शन, महेश से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने के लिए रमेश झूठी जानकारी देता है, तो फिर ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, यहाँ पर इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या फिर यही क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बीमा के लिए कई प्रस्तावों का बीमा लेखन और स्वीकृति एक चिकित्सा परीक्षण की मांग किए बिना होती है। बीमा लेखन के इस रूप को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है गैर चिकित्सा बीमा लेखन, गैर
चिकित्सा बीमा लेखन, बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा आवरण डॉट डॉट को प्रदान किए जाते हैं, तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा आवरण खुदरा ग्राहक को प्रदान किए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इनमें से कौन सा विकल्प एक वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपका मैं बता दूं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दुकानदार एक निश्चित उत्पाद उपलब्ध कराने में विफल रहता है। ठीक है, मतलब शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक वैध उपभोक्ता शिकायत का आधार नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दुकानदार एक निश्चित उत्पाद उपलब्ध कराने में विफल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पूलिंग का अर्थ है, तो आपको याद रखना है यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक प्रकार के बीमे का अलग से हिसाब रखना पूलिंग कहलाता है या पूलिंग का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को कहा जाता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर डॉट डॉट करके आपको दिख रहा होगा कि एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको याद रखना है जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद का उदाहरण है। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मींस लॉ से रिलेटेड एवं जीएस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो तुरंत हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इन क्वेश्चंस को तैयार करिए और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।